देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात ना करें आप लोग, शांत रहिए। परिमित लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी एक परिमित लंबाई के लिए हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अपरिमित लंबाई के लिए भी पढ़ेंगे। अब चुप हो जाइए, ठीक ना। थोड़ा सा जटिल है, अगर आप लोग शांति से देखेंगे तो समझ में आएगा। पढ़ने आए हैं तो पढ़ लिया जाए, हम तो आधा टाइम खाली बैठाने में व्यस्त हो जाते हैं। हम तो 5 बजे का आए हुए हैं। शांत रहिए। हम एक परिमित लंबाई का तार ले रहे हैं, फिगर पर भी ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट तो फिगर ही है इसका। जब तक ये फिगर नहीं बनेगा अच्छे से और आप ध्यान नहीं देंगे तो समझ लीजिए इसका डेरिवेशन जटिल हो जाएगा, और इस पर हम कई गो मान निकालेंगे। बोले तो अगर परिमित लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेंगे, ठीक ना, तो हम अपरिमित लंबाई के लिए, अपरिमित बोले तो ये वाला पोर्शन अनंत पे जाए और ये वाला पोर्शन भी अनंत पे जाए, यानी कि पूरा अनंत वायर के कारण भी हम किसी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हम परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, मैं मान लेता हूं कि ये परिमित लंबाई यानी कि सी और डी, इसके सिरे हमको पता है। परिमित लंबाई का ये कोई वायर है, इसमें नीचे से आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ओस्टेड ने बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक। तो इस तार के भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे वायर के कारण, जैसे अभी आप बायो सेवर्ट का नियम पढ़े थे तो सिर्फ एक अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले थे, डेल्टा एल के लिए मान निकाले थे, जिसका मान कितना आया था, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो सिर्फ एक अल्पांश डेल्टा एल के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले थे। यहां हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे तो पूरे वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो सुनिएगा, मैं मान लेता हूं इसके बगल में एक पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट को P मान लिए, और इसी पॉइंट पर इस तार के कारण, इसी पॉइंट P पर इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है उस पॉइंट से हम इस तार पर एक लंब रेखा खींचेंगे। लंब बोले तो ये 90 डिग्री का एंगल बना करके, और मैं मान लेता हूं कि इस तार से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक। जब तक हम अल्पांश लेकर के चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं निकालेंगे तब तक हम पूरे तार के कारण मान नहीं निकाल पाएंगे। और हम बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा रहे थे तो आपसे बताए थे कि बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, और पूरा डेरिवेशन यानी कि इस चैप्टर में हम जितने भी डेरिवेशन पढ़ेंगे या जो भी मान निकालना है सब में किसके नियम का यूज करेंगे, बायो सेवर्ट के नियम का यूज करेंगे। इसलिए तो ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था। इस पॉइंट से हम इस तार CD पर एक लंब खींचे हैं। इस तार से इस पॉइंट की दूरी थोड़े समय के लिए मैं मान के चलता हूं कि r है, या यूं कहिए कि ये दिया हुआ है। क्या दिया है कि तार है जिसकी परिमित लंबाई है, इसमें I एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक ना। और हमें इस तार के नजदीक r दूरी पर इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, इतना दिया हुआ है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तार पर एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, ठीक। इस अल्पांश की लंबाई को हम डेल्टा एल मान लेते हैं। फिगर ध्यान से देखते रहिएगा, हम बोल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। और क्या करेंगे, इस अल्पांश का हम कुछ नामकरण कर देते हैं। इसको E मान लीजिए, नीचे वाले पोर्शन को F मान लीजिए, और दोनों पोर्शन को हम इसके पॉइंट P से मिलाते हैं, ठीक। और मैं थोड़े समय के लिए मान लेता हूं कि यहां कुछ एंगल बना है, बाहर लिख रहे हैं इस एंगल को, और ये डी फाई है। सुनिएगा, हम तार के दोनों सिरों को डॉटेड द्वारा इस पॉइंट P से मिला रहे हैं, दोनों सिरों को मिला रहे हैं। अब जब दोनों सिरों को मिला देंगे तो ये पूरा तार सम्मिलित हो जाएगा। नीचे वाले एंगल को हम φ1 बता रहे हैं, ये बाहर वाले एंगल को हम इधर बाहर लिख रहे हैं,
इसको φ2 बताए। ये जहां पॉइंट था इससे हम इस तार पर एक लंब रेखा खींचे हैं। इस पॉइंट पर जब हम पॉइंट सी को मिलाए हैं तो इस वाली रेखा से ये φ2 एंगल बनाया है और नीचे कितना एंगल बनाया है, φ1 एंगल बनाया है। ये जो अल्पांश था जिसका F वाला पॉइंट आकर के P से मिला है, ये भी कुछ कोण बनाया है, इसको भी हम थोड़े समय के लिए फाई मान के चलते हैं। यानी कि अभी तक, फटाफट बैठ जाइए, अभी तक हम 4 एंगल मान चुके। एक तो ये पूरा अल्पांश को हम बात नहीं, पूरे अल्पांश को पॉइंट P से मिलाए हैं तो जो छोटा सा एंगल बना है उसको डी फाई माने हैं। तार के C पॉइंट को हम P से मिलाए हैं तो इस वाली रेखा से ये कितना एंगल बनाया है, φ2। नीचे वाला एंगल कितना है, φ1 है। और ये अल्पांश का जो पॉइंट F आकर के P से मिला है ये भी कुछ कोण बनाया है, इसको हम फाई मानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट P से हम E को मिलाए हैं, यानी कि जो अल्पांश डेल्टा L लिए उसको मिलाए हैं तो ये कुछ एंगल बनाया है, इसको हम थीटा मान लेते हैं थोड़े समय के लिए। और F से क्या करते हैं, इस सामने वाली रेखा पर एक लंब खींचते हैं। लंब यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जहां लंब बना है उसको हम पॉइंट G मान रहे हैं, बात नहीं करेंगे। बोर्ड पर देखिए ये थीटा। अब सुनिएगा, ये जो पॉइंट E है आके P से मिला है, ठीक, तो ये थीटा एंगल बनाया है। ये अल्पांश इतना कम है और ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि ये वाला एंगल थीटा होगा तो नीचे से ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। देखिए बहुत हल्का परिवर्तन होगा, कोण में थोड़े बहुत का परिवर्तन होगा, लेकिन ये डिस्टेंस, अच्छा लॉजिक क्यों बता रहे हैं हम कि दोनों थीटा क्यों होगा। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहिएगा कि हम ये जो अल्पांश डेल्टा L लिए हैं इसका ऊपरी सिरा जो जाकर के पॉइंट P से मिल करके थीटा एंगल बनाया है, नीचे वाला F भी लगभग थीटा ही बनेगा। आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों, तो आप कहेंगे कि ये अल्पांश डेल्टा L क्या है, बहुत अल्प है, और ये जो डिस्टेंस है E से लेकर के P तक का ये डिस्टेंस क्या है, बहुत अधिक है। थोड़े समय के लिए हम इस डिस्टेंस को भी मैं मान के चलता हूं कि ये डिस्टेंस है x। देखिएगा बहुत बहुत कुछ इस फिगर में बन गया, अभी तक हम केवल फिगर के बारे में ही बता रहे हैं, ठीक ना। ये x बन गया है, P से लेकर के F तक के डिस्टेंस को हम x मान लिए हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि E भी थीटा बना रहा था, F भी थीटा बना रहा था, तो आप कहेंगे कि ये जो अल्पांश डेल्टा L है ये क्या है, बहुत छोटा है, और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों क्या है, बहुत बड़े हैं। इस कारण ये एंगल में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन हम फिर भी इसको क्या मान सकते हैं, बराबर मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं। अब सुनिएगा, हम लिखते हैं बायो-सेवर्ट के नियम से। अब ध्यान से देखिएगा, मेन तो फिगर में था, बाकी कुछ है नहीं। बायो-सेवर्ट के नियम से बात नहीं करेंगे, आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश डेल्टा L के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिख रहे हैं, तो बहुत छोटा अल्पांश लिए हैं तो इसके कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, बहुत छोटा। डेल्टा B बराबर होता है μ0/4 I डेल्टा L साइन थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है। हम यही बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग कर रहे हैं। अब सुनिएगा, एक बात नहीं भाई, डेल्टा B बराबर μ0/4 इस अल्पांश में भी I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी, अल्पांश की लंबाई थी डेल्टा L। अब सुनिएगा, इधर मैं किनारे फिगर बनाता हूं, ये अल्पांश था, बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा रहे थे तो डेल्टा L, ये पॉइंट P था, अल्पांश के साथ ये थीटा कोण बनाया है, बात समझ रहे हैं। तो ये अल्पांश के साथ और इस पॉइंट को मिलाए थे, इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण बना था थीटा, वो थीटा लिया जाता है। यहां भी तो बन रहा है। अब देखिएगा, अगर ये दोनों सेम नहीं होते तो आप देखिएगा लॉजिक, अगर ये दोनों एंगल थीटा और थीटा सेम नहीं होता तो दोनों ये रेखाएं तो जाके पॉइंट P से ही मिल रही हैं,
अल्पांश के साथ ही कोण बना रही हैं, तो आप ऊपर वाला कोण लेते कि नीचे वाला कोण लेते, क्योंकि यहाँ दो गो कोण बन जा रहा है। यहाँ तो हम सिर्फ एक को दिखा दिए हैं, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं कि ये वाला जो F से P तक मिलाए हैं ये भी अल्पांश से मिलाए हैं, तो कुछ कोण थीटा बनाया है। और देखा जाए तो E को पॉइंट P से मिलाए हैं तो ये भी अल्पांश से ही जाकर के मिला है, तो ये भी कोण, तो दोनों में से लेंगे कौन। लेकिन लॉजिक क्या है कि ये इतना छोटा है और ये डिस्टेंस इतना अधिक है कि इस कोण को हम आपस में क्या मान लिए, बराबर। और जब बराबर हो जाएगा तो आप दोनों में से कौनों एक एंगल ले सकते हैं, तो कोई भी एंगल हो सकता है और वो क्या होगा, साइन थीटा, और डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस पर माने हैं, x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। अब सुनिएगा, लिखते हैं यहाँ, देखिएगा ध्यान से, बहुत गौर से बात ना कीजिए बच्चों। समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज लिख रहे हैं FGE में, FGE ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम पॉइंट F से ये EP वाली रेखा पर एक लंब खींचे, यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाए, एक छोटा सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। हम लंब खींचे थे F से लेकर के G तक के डिस्टेंस को, तो लंब हो गया FG। और कोण अगर यहां देखिएगा, ये लंब था 90 डिग्री, यहाँ एंगल बना है, तो ये आधार के साथ बनाएगा, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। तो बटे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L लिख सकते हैं। यानी कि FG का मान निकालेंगे, डेल्टा L के साथ क्रॉस गुणा करेंगे, तो ये डेल्टा L साइन थीटा होगा। बोले तो डेल्टा L साइन थीटा की जगह पर हम FG भी लिख सकते हैं, तो लिख दें डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I, और डेल्टा L साइन थीटा की जगह पर हम उस त्रिभुज से, उस फिगर से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F इंटू G, और डिवाइड बाई क्या है, x स्क्वायर। सुनिएगा एक बात और, अगर आप एक खूब बड़ा सा वृत्त बनाइए, ठीक, बहुत लॉजिक है, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा, आपको पूरे डेरिवेशन से सेटिस्फाइड होना है, संतुष्ट होना है, जबरदस्ती नहीं। ये बड़ा सा गोला है, ये उसका सेंटर है। आप इस गोले पर एक छोटा सा चाप ले लीजिए, चाप, और इस चाप को ले जाकर के आप इसके सेंटर से मिला दीजिए, तो ये चाप वृत्त के केंद्र पर कुछ न कुछ कोण बनाएगा। ये दोनों लेंथ वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या है, और ये चाप की लंबाई डेल्टा यस या यस मान सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये बड़ा वृत्त है तो ये चाप आपको एक सीधी रेखा की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हम यहाँ वही लॉजिक लगाएंगे, अगर आप पॉइंट P को एक वृत्त का सेंटर मानिए, और ये वाला डिस्टेंस P से लेकर के F तक वाला डिस्टेंस आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, तो बोले तो ये वृत्त की क्या मान लीजिएगा, त्रिज्या, और इसको सेंटर मान करके, इस डिस्टेंस को त्रिज्या मान करके आप एक छोटा सा चाप खींचेंगे, तो दिखाई दे रहा है कि FG लग रहा है कि ये क्या है, चाप है छोटा सा, ठीक ना, जिसका P क्या है, सेंटर है, और उस चाप की त्रिज्या क्या है, x है, और उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण क्या है, d फाई है। ठीक ना। तो हम इसी का यूज करेंगे और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखिए डेरिवेशन में बुकों में ऐसे नहीं लिखा है जैसे हम लिख रहे हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक, अभी ध्यान से देखिएगा, हम चाप लिख रहे हैं डी फाई, सॉरी कोण, और चाप FG के बराबर है, और त्रिज्या किसके बराबर है, x के बराबर है। अगर यहां से आप FG का मान निकालेंगे तो FG बराबर x इंटू क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। FG का मनवा उठा के फिर दोबारा यही रखेंगे, तो डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I, और FG की जगह पर लिखेंगे x इंटू डी फाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एगो x से एगो x कट जाएगा, बचेगा क्या, इधर लिखते हैं, बचेगा डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I डी फाई डिवाइड बाई x। देखिए हमको दिया क्या था, हमको दिया है कि CD एक वायर है, इसमें जो दिया है, सुनिए, जो दिया है और जो हम मानते हैं दोनों में अंतर है, लॉजिक है, सुनिए।
आपको दिया क्या है कि CD एक वायर है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार से इसके लंबवत डिस्टेंस पर, लंबवत है, कोनो थीटा उटा नहीं है, एकदम 90 डिग्री परफेक्ट लंबवत, ठीक ना। R दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, यानी कि R दिया है, तार में प्रवाहित धारा I दिया है, परिमित लंबाई CD दिया है, बस और कुछ नहीं दिया है। बाकी φ1 φ2 दिया रहेगा, ठीक ना। तार के दोनों सिरों से जब इसको मिलाएंगे तो φ1 φ2 पता रहेगा, तभी जाकर के, जब तार की लंबाई नहीं दिया है तो यहाँ एंगल φ2 और φ1 आपको दिया रहेगा। अब फाई हम माने हैं, डी फाई हम माने हैं, अपने साइड से यक्स हम माने हैं, और जो हम मानेंगे उसको हटाएंगे। अभी भी डी फाई मेरे द्वारा माना गया है, एक्स भी हमारे द्वारा माना गया है, हम इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटाएंगे ध्यान से देखिएगा। लिखते हैं एक त्रिभुज, और इसको आप थोड़े समय के लिए ओ मान लीजिए, और लिखते हैं त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज बनेगा? ये समकोण त्रिभुज बनेगा। लिखते हैं समकोण त्रिभुज, अभी दिखा रहे त्रिभुज आपको, OPF। OPF ये वाला एंगल 90 डिग्री है क्या? तो OPF जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा। आपको पता है में समकोण त्रिभुज OPF में, समकोणी त्रिभुज में ये नियम लागू होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कौण और कास थीटा बराबर आधार बटे कौण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ हम समकोण त्रिभुज में कास थीटा लगाते हैं, क्या हो रहा है? कास थीटा बराबर आधार बटे कौण होगा। इस त्रिभुज में आधार क्या है? R है, और कर्ण क्या है? X है। तो X लिख सकते हैं, X को कास थीटा की जगह पर भेजें तो ये R अपान क्या हो जाएगा? थीटा नहीं है, ये फाई है, तो फाई लिखेंगे, कास फाई। शांत रहिए, शांत रहो बच्चों। X का मान R अपान कास फाई उठा के यहीं रखेंगे, तब डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I डी फाई डिवाइड बाई R अपान कास फाई। कास फाई पलट करके ऊपर जाएगा, बनेगा डेल्टा B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई I इंटू कास फाई और डिवाइड बाई क्या होगा? R होगा। डी फाई भी लिख लेते हैं साथ में। अभी सुनिएगा, ये जो भी हम मान निकाले हैं, सिर्फ इस अल्पांश डेल्टा यल के कारण इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र का मैं मान निकाला। हमको सिर्फ इतना लंबाई नहीं चाहिए, हमको पूरा तार सम्मिलित करना है, ठीक ना। तो पूरा तार सम्मिलित करने के लिए लॉजिक है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट इसका लिखते हैं, पूरे तार CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जब पूरा तार शामिल करेंगे, ठीक ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा हो जाएगा। एक छोटा सा लेंथ लिए थे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान छोटा था, पूरा तार सम्मिलित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, जिसको हम B मान लें। और हम क्या करें, सुनिएगा, अगर ऐसे डेल्टा यल अल्पांश बना देंगे तो पूरा तार कवर हो जाएगा। को डेल्टा यल बना करके कवर करेंगे तो हमको पता नहीं है। सुनिए, एक डेल्टा यल के लिए इतना, फिर अगला डेल्टा यल लेंगे तो उतना ही, तो दोनों को जोड़ेंगे, कुल का मान निकालेंगे। तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ना पड़ता है। तो पता नहीं को डेल्टा यल बनेगा, को डेल्टा यल के लिए डेल्टा B बनेगा, को हम डेल्टा B का मान जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। जब ये नहीं पता है तो इसके लिए कौन सी विधि लगाते हैं? समाकलन विधि लगाते हैं, और समाकलन करेंगे डेल्टा B का, ठीक ना। और देखिएगा, समाकलन डेल्टा B का मान पता है हमको, म्यू नॉट अपान 4 पाई I इंटू कास फाई इंटू डी फाई डिवाइड बाई R। सुनिएगा, इस देखिए, ये तार जो था CD, इसके पॉइंट देखिए, यहां लॉजिक है, ध्यान से देखिए।
ओ से पी तक हम जो डिस्टेंस बनाए हैं आर, ऊपर वाला एंगल हम कितना माने हैं, φ2 है, और नीचे वाला एंगल क्या है, φ1 है। अगर ऊपर वाले एंगल को हम धनात्मक मानेंगे तो नीचे वाले एंगल को हमें ऋणात्मक मानना पड़ेगा, नहीं तो हम मान नहीं निकाल पाएंगे। ठीक ना। समाकलन में हम क्या करेंगे, अब लिमिट लगाएंगे। लिमिट क्या, कि अगर आप φ2 तक जाएंगे तो तार का सिरा C शामिल हो जाएगा, और नीचे जब φ1 आएंगे तो तार का सिरा D शामिल हो जाएगा, यानी कि C से D तक पूरा तार शामिल हो गया, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकलेगा। अगर ऊपर वाले एंगल φ2 को धनात्मक मानेंगे तो नीचे वाले एंगल φ1 को ऋणात्मक मानना पड़ेगा। अब B बराबर μ0/4π कांस्टेंट है, समाकलन कांस्टेंट वालों का नहीं होता है। आई धारा बदल नहीं रहा है, डिस्टेंस बदल नहीं रहा है, बच जाएगा केवल cos φ इंटू d∅, और समाकलन इसका कहां से कहां तक है, -φ1 से लेकर के φ2 तक। माइनस क्यों, ऊपर वाले एंगल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापन किए हैं, और नीचे वाले एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापन नहीं करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापन नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप नीचे नहीं आ रहे हैं, यानी कि आप तार के सिरे डी को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऊपर वाले को तो मजबूरन हमें पॉइंट सी को सम्मिलित करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोण का मापन करना होगा, और नीचे पॉइंट डी को सम्मिलित करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन का मापन करना होगा। अगर ऊपर वाले क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा वाले में आप चल रहे हैं, उस कोण को धनात्मक लेंगे, तो नीचे घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो कोण को ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा। तो ये -φ1 था और वो +φ2 था, यहाँ भी माइनस था। अब सुनिएगा, आपको फार्मूला पता हो या ना हो, हम फिर बता देते हैं। अगर साइन थीटा होता है साथ में डी थीटा रहेगा तो इसका समाकलन -cos थीटा होता है, और अगर cos थीटा इंटू डी थीटा रहता है तो इसका समाकलन साइन थीटा होता है। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। ठीक, अगर हम 11th पढ़ाए थे तो फर्स्ट ईयर में जितने बच्चे पढ़े थे, हम 6 से 7 दिन खाली समाकलन पढ़ाए थे, जिसमें ये फार्मूला बताया गया होगा। अब देखिएगा, cos φ इंटू डी फाई है, जब cos थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है तो cos φ का समाकलन साइन φ हो जाएगा, यानी कि B बराबर μ0/4π I/r, और ये बनेगा साइन φ, अपर लिमिट φ2 और लोअर लिमिट माइनस का φ1 होगा। जगह नहीं है, मैं इस जगह पे लिख रहा हूं, देखिएगा। देखिए, मैनेज करिएगा, अभी शांत रहिए। B = μ0/4π I/r। एक बार अपर लिमिट का मान रखते हैं तो साइन φ की जगह पर φ2 रखेंगे, माइनस लगा करके लोअर लिमिट का मान रखते हैं तो माइनस साइन की जगह पर थीटा की जगह पर -φ1 हो जाएगा। आपको पता है, गणित वाले विद्यार्थी जानते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। उसी तरह से ये साइन -φ1, हम फाई की जगह पर -φ1 रखे थे तो साइन -φ1, और साइन का जो माइनस है वो बाहर निकल के आएगा, पहले से माइनस था, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि B बराबर निकल के आया μ0/4π I/r, और साइन जब प्लस हो जाएगा तो प्लस वाले को पहले लिख ले, φ1 प्लस साइन φ2। ये आपका फार्मूला बनेगा। अब सुनिए, तार में प्रवाहित धारा I का मान पता हो, आप इस तार से कितनी दूरी पर उसके लंबवत, शर्त है कि आप लंबवत ही निकाल पाएंगे, क्योंकि हम किसी सामान्य कोण पर नहीं निकाले हैं, फिक्स है या 90 डिग्री पर। लंबवत डिस्टेंस R का मान पता हो जाए, ठीक ना। φ1 यानी कि सिरा D को शामिल करने के लिए कितना एंगल बन रहा था, φ1 का मान पता चल जाए। ऊपर सिरे C को शामिल करने के लिए φ2 एंगल पता हो जाए, इसका मान पता चल जाए, तो हम दोनों का कोण का मान रख करके क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। अब सुनिएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैं तुरंत बता रहा हूं, इधर देखिएगा। अगर यहाँ एक वर्ग है तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। हमसे कहेगा कि अगर इसमें मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इस
वर्ग में, बात नहीं, एक चालक कौन है जी, एक चालक तार है, वर्ग बनाया गया है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कराई जा रही है और कहेगा कि हमसे कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए। अगर वर्ग की भुजा मान लीजिए ए दिया हुआ है और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है पूरे वर्ग के लिए, तो पहले आप यहां से यहां तक का एक डिस्टेंस CD मानेंगे और कहेंगे कि ये क्या हो गया, एक परिमित लंबाई का वायर हो गया। टोटल डिस्टेंस A है तो आधा कितना हो जाएगा, A/2। अब पॉइंट C को इससे मिला दो और पॉइंट D को इससे मिला दो तो हाई वाला एंगल 45 डिग्री बन जाएगा और यो 45 डिग्री, यानी कि एगो φ1 हो गया, एगो φ2 हो गया, डिस्टेंस पता हो गया, करंट पता हो गया, एक लेंथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल जाएगा। और चारों के लिए सेम प्रोसेस होगा, तो एक के लिए पता हो जाएगा तो चार का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो तुरंत चुंबकीय क्षेत्र का मान पता चल जाएगा। तो हम तुरंत आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, अभी हिंट कर रहे थे, ठीक ना। तो अच्छा एक बात और, अगर डेरिवेशन नहीं भी कंप्लीट हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फार्मूला तो कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा तो आप एक को न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। डेरिवेशन बहुत इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी भाई है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। अब तो हम पूछल स्टार्ट कर देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, ठीक ना। बोर्ड पर देखिए, ये CD एक परिमित लंबाई है, फिक्स लंबाई है, यानी कि हम इसका मापन कर सकते हैं, जिसका मान निकाल सकते हैं उसे परिमित कहेंगे। जिसका मापन न कर पाए वो अपरिमित हो जाएगा। तो हम इस तार CD को एक परिमित लंबाई का वायर लिए हैं, इसमें नीचे से ऊपर की ओर I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इस तार से इसके लंबवत, बार बार मैं फोर्स कर रहा हूं कि ये लंबवत है, लंबवत तार से लंबवत, ठीक ना, R दूरी पर एक पॉइंट है P, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या किए, सबसे पहले EF एक अल्पांश लिए हैं डेल्टा L, ठीक, और इस अल्पांश के सिरे E को भी पॉइंट P से मिलाए हैं और F को भी पॉइंट P से मिलाए हैं। यहाँ इस अल्पांश के साथ, इस तार के साथ ये कुछ कोण बन रहा था थीटा, ठीक ना। और हम बोले कि ये अल्पांश इतना कम था, ये डिस्टेंस इतना अधिक था कि दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अंतर होगा लेकिन ना के बराबर, जिसको हम थोड़े समय के लिए बराबर मान सकते हैं। तो नीचे थीटा बन रहा, ऊपरों थीटा, यानी कि कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ये पूरा अल्पांश पॉइंट P के साथ कितना कोण बना रहा था, थीटा कोण बना रहा था। अब हम क्या किए, मैं मान लिया हूं कि F से P तक का जो डिस्टेंस है वो x है। हम इसके पॉइंट जो OP वाली रेखा है इसके साथ जो ये FP है कितना एंगल बना रहा था, फाई कोण बना रहा था। अब हम क्या किए, बायो सेवर्ट का नियम लगा करके सिर्फ इस अल्पांश के कारण पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखे। तो ये था बायो सेवर्ट का नियम, ठीक ना। μ0/4π I करंट फ्लो हो रहा था, डेल्टा L तार की लंबाई थी, ये ऊपरी और निचला दोनों सिरा एक ही एंगल बना रहा था, तो हम एक के कोण लेंगे साइन थीटा। कितना डिस्टेंस पर था इस पॉइंट P से, x पर था तो x² हो गया। ओकरे बाद हम F से इस EP वाली रेखा पर एक लंब खींचे हैं, 90 डिग्री का यहाँ एंगल बना है, इसको पॉइंट G मान लिए। देखा जाए तो EFG एक समकोण त्रिभुज बना, उस समकोण त्रिभुज में हम साइन थीटा का मान निकाले लंब बटे कोण से, यानी कि FG का मान निकाले हैं जो डेल्टा L साइन थीटा के बराबर था। इस डेल्टा L साइन थीटा की जगह पर हम FG लिख दिए, बाकी को रिपीट किए। और सुनिएगा, हम थोड़े समय के लिए पॉइंट P को एक वृत्त का केंद्र माने हैं, x को त्रिज्या माने हैं और एक छोटा सा चाप खींचे हैं, जिस चाप की लंबाई किसके बराबर थी, FG के बराबर थी। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा करके हमने FG का मान निकाला, उस FG का मान उठा करके यहाँ रखा, फंस गया था फिर लास्ट में x। तो हम एक त्रिभुज और बना दिए, समकोण त्रिभुज OPF। इस समकोण त्रिभुज में हम cos फाई का मान निकाले हैं, जिसमें आधार बटे कोण बोले तो r बटे x था, यहां से x का मान निकाल लिए r बटे cos फाई, उस मान को x की जगह पर उठा करके लिखे हैं। अब सिर्फ डेल्टा L के कारण पॉइंट P पर यह चुंबकीय क्षेत्र था, हमें पूरे तार के लिए निकालना था, जिसका एक सिरा क्या कर रहा था, φ2 एंगल बना रहा था और दूसरा सिरा φ1। और हम क्या कर दिए,
छोटे छोटे डेल्टा बी का योगफल करेंगे, कौगो डेल्टा बी बनेगा पता नहीं, इसलिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, समाकलन का। और पूरे तार को सम्मिलित करना है तो ऊपर वाला एंगल φ2 लेंगे तो सिरा सी शामिल होगा, और नीचे वाला एंगल φ1 लेंगे तो सिरा डी शामिल, यानी कि पूरा तार सम्मिलित होगा। ऊपर वाला एंगल क्लॉकवाइज में मापन किए तो धनात्मक चिन्ह के साथ, नीचे वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मापन किए हैं तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिमिट लगा दिए। इसको हम क्या किए, इस समाकलन को सॉल्व करके बस मान रखे हैं, फाइनली मान निकल करके इतना आया है बस।